Dear students, today we are going to do lesson number 6 from class 11 General English book. The title is The Earth is Not Ours. So उसका मतलब यही है कि जो धरती है वो हमारी नहीं है। और धरती हमारी क्यों नहीं है, हमारी नहीं है तो किसकी है, हमारा धरती के साथ रिश्ता क्या है, अर्थ के साथ। सो इन क्वेश्चंस के आंसर जो है हमें इस लेसन में मिलेंगे। और इंट्रोडक्शन में बताया गया है कि ये जो लेसन है उस एड्रेस, उस भाषण, उस स्पीच में से लिया गया है जो कि सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएनओ कोफी अन्नान ने दिया था ईयर 2000 में, 6 to 8 सितंबर 2000 में। और इसको मिलेनियम समिट कहा गया था। सो मिलेनियम मीन्स 1000 ईयर्स। सो 2000 साल पूरे जब हो गए तो वहाँ पे एक स्पेशल समिट हुआ यूनाइटेड नेशंस का। तो उसमें जो उसके सेक्रेटरी जनरल थे, जो हेड थे यूएनओ के, कोफी अन्नान, तो उन्होंने ये एड्रेस किया था और काफ़ी महत्वपूर्ण स्पीच है। चलो देखें लेसन में क्या लिखा है उन्होंने, अपनी स्पीच में क्या कहा है उन्होंने। द मिलेनियम माइट हैव बीन नो मोर देन एन एक्सीडेंट ऑफ द कैलेंडर। और ये जो मिलेनियम है, मिलेनियम मीन्स 1000 ईयर्स, तो 1000 साल, सहस्त्रावधि भी जिसे कहते हैं। तो 1000 साल का ये जो मतलब 2000 साल जब पूरे हुए तो कहा गया कि ये मतलब मिलेनियम एक पूरा हो चुका है, नया स्टार्ट हो गया। तो वो कह रहे हैं कि ये जो मिलेनियम है माइट हैव बीन नो मोर देन एन एक्सीडेंट ऑफ द कैलेंडर। हो सकता है कि ये सिर्फ एक कैलेंडर के एक्सीडेंट से ज़्यादा कुछ ना हो, कोई इतनी बड़ी इवेंट शायद ना हो। तो एक्सीडेंट मीन्स दुर्घटना, यहाँ पे इसका मतलब घटना है। वैसे कि कैलेंडर की जैसे एक घटना है कि एक साल आया तो दूसरा, एक साल गया दूसरा साल आ गया। तो वो कहते हैं कि हो सकता है कि सिर्फ ये कैलेंडर का फेरबदल ही हो, इससे ज़्यादा अधिक मिलेनियम कुछ ना हो। बट यू, लेकिन आप, द गवर्नमेंट्स एंड पीपल्स ऑफ द वर्ल्ड, की दुनिया की जो सरकारें हैं, दुनिया के जो लोग हैं, आप लोगों ने हैव चोज़न टू मेक इट मोर देन दैट। सो आपने इसको इससे बढ़ा के इसको मनाने का आपने फैसला किया है। आप इसको काफ़ी महत्वता दे रहे हो, दुनिया भर के लोग, सरकारें। ये मिलेनियम आ गया है, नया सहस्त्रावधि आ गई है, 1000 साल, 2000 साल पूरे हो गए हैं, तो इसको काफ़ी इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। एन ओकेज़न फॉर ऑल ह्यूमैनिटी टू सेलिब्रेट। और हम कह रहे हैं कि एक मौका है सारी ह्यूमैनिटी के लिए, इंसानियत के लिए, सारी दुनिया के लिए सेलिब्रेट करने का, जश्न मनाने का। एंड टू रिफ्लेक्ट, और रिफ्लेक्ट करने का, विचार करने का, सोचने का। इफ़ वन वर्ड इनकैप्सुलेट्स द चेंजेस, और यदि एक शब्द हो जिस जो इनकैप्सुलेट करता हो, इनकैप्सुलेट मीन्स कंटेन्स एवरीथिंग, जिसमें पूरा सारी ये बात समाई हो, वी आर लिविंग थ्रू, कि जो समय जिसमें हम गुजर रहे हैं, जी रहे हैं, इट इज़ ग्लोबलाइजेशन। तो वो वर्ड जो हमारी आज की स्थिति को एक शब्द में यदि डिस्क्राइब करना हो क्या चल रहा है दुनिया में, तो वो जो एक शब्द है वो है ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, जिसे हिंदी में वैश्वीकरण कहते हैं। ठीक है, कि सारा जो दुनिया है वो ग्लोबलाइज हो गई है, सारी दुनिया का बिजनेस मतलब आपस में इंटर रिलेटेड हो गया है बिजनेस। वी लिव इन ए वर्ल्ड, हम ऐसी दुनिया में रहते हैं, दैट इज़ इंटरकनेक्टेड एज नेवर बिफोर, जो कि इंटरकनेक्टेड है, आपस में जुड़ी हुई है, एज नेवर बिफोर, जैसी कि पहले कभी नहीं थी। वन इन विच ग्रुप्स एंड इंडिविजुअल्स इंटरेक्ट मोर एंड मोर, और ऐसी दुनिया है जिसमें जो ग्रुप हैं और इंडिविजुअल, अकेले अकेले लोग जो हैं वो ज़्यादा इंटरेक्ट कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, एक दूसरे से बातचीत, एक दूसरे से लेन देन लोगों का, ग्रुप्स का काफ़ी बढ़ गया है। डायरेक्टली हो रहा है अक्रॉस स्टेट फ्रंटियर्स। और स्टेट फ्रंटियर्स, सो स्टेट हेयर मीन्स कंट्रीज़, जो कंट्रीज़ के फ्रंटियर्स हैं, जो बॉर्डर्स हैं, सो मतलब एक देश की बॉर्डर से दूसरे देश की बॉर्डर के पार आपस में अलग अलग देशों के लोग, कंपनियां, ग्रुप्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, ऑफन विदाउट इन्वॉल्विंग द स्टेट्स एट ऑल। और अक्सर जो स्टेट्स हैं, जो गवर्नमेंट्स हैं, सरकारें हैं देशों की, वो इन्वॉल्व उसमें होती नहीं है, बिना उनके दखल के। तो दो देशों के जो लोग हैं, ग्रुप्स हैं, आपस में बिजनेस कर सकते हैं, इंटरेक्ट एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं। तो उसमें कोई सरकार की परमिशन लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आप किसी दूसरे देश से कोई चीज़ मंगवा भी सकते हो, खरीद सकते हो। ठीक है, और इंटरनेट के ज़रिए, बाकी चीज़ों के ज़रिए आप मैसेज कर सकते हो, कम्युनिकेट कर सकते हो।
तो ये सारी जो चीज़ें वो कह रहे हैं कि ग्लोबलाइजेशन में आ गई हैं। दिस हैज़ इट्स डेंजर्स, ऑफ कोर्स उन्होंने कहा कि इसके डेंजर्स भी हैं। ये जो नई चीज़ हुई है, ग्लोबलाइजेशन जो हुई है, इसके खतरे भी हैं। क्राइम, नारकोटिक्स, टेररिज्म, डिजीज़, वेपन्स। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, क्राइम, जुर्म, नारकोटिक्स, नशा, टेररिज्म, आतंकवाद, डिजीज़, बीमारी, वेपन्स, हथियार, ऑल दीज मूव बैक एंड फोर्थ फास्टर। ये सारी चीज़ें भी बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे ज़्यादा तेज़ी से मूव करती हैं, चलती हैं। तो एक देश से दूसरे देश आसानी से ये सारी चीज़ें पहुंचाई जा सकती हैं, एंड इन ग्रेटर नंबर्स, और ज़्यादा बड़े गिनती में, बड़ी क्वांटिटी में, देन इन द पास्ट। जितना पहले होता था उससे कहीं ज़्यादा ये चीज़ अब हो सकती है। पीपल फील थ्रेटन्ड बाय इवेंट्स फॉर अवे, और लोग थ्रेटन्ड महसूस करते हैं, काफ़ी डर महसूस करते हैं उन घटनाओं से जो कि दूर घटती हैं। तो कह रहे हैं कि दुनिया इतना बहुत ज़्यादा जुड़ गई है ग्लोबलाइजेशन में, इस दौर में। और उससे क्या हो रहा है कि ये सारी चीज़ें, हालांकि पॉजिटिव चीज़ें भी हैं कि अच्छा इंटरेक्ट कर पा रहे हैं, बिजनेस भी कर पा रहे हैं, सारा कुछ अच्छा भी है, लेकिन साथ साथ में ये नेगेटिव चीज़ें भी हैं कि क्राइम, नारकोटिक्स, टेररिज्म, नशा, हथियार, ये सब जो चीज़ें हैं ये भी तेज़ी से एक देश से दूसरे देश तक पहुंचाई जा सकती हैं। और इसलिए दूर भी कोई घटना घटती किसी दूसरी देश में, उसका लिंक जो होता है वो हमारे साथ भी हो जाता है। लोग घबराते हैं कहीं दूर पे भी कोई घटना घटती है तो। बट द बेनिफिट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन आर ऑब्वियस टू। और लेकिन जो इसके बेनिफिट्स हैं, फ़ायदे हैं ग्लोबलाइजेशन के, वैश्वीकरण के, वो भी ऑब्वियस हैं, वो भी काफ़ी क्लियर हैं। लेकिन फास्टर ग्रोथ, और ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ जो हो रही है, प्रगति हो रही है। हायर लिविंग स्टैंडर्ड्स, और ज़्यादा ऊंचे जीने के मापदंड हो गए हैं, जीने का जो लेवल है हमारा वो हायर हो गया है, अच्छे तरह की लाइफ लोग जी रहे हैं। एंड न्यू अपॉर्चुनिटीज़, और नए मौके मिल रहे हैं, नॉट ओनली फॉर इंडिविजुअल्स, और सिर्फ इंडिविजुअल्स के लिए नहीं, इकलौते इंसानों के लिए नहीं, बट ऑल्सो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग बिटवीन नेशंस, बल्कि देशों में भी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, बेहतर समझ के लिए, एंड फॉर कॉमन एक्शन, और मिलके कोई एक्शन करने के लिए वगैरह। की ग्लोबलाइजेशन से ग्रोथ फास्टर हो रही है, लिविंग स्टैंडर्ड हमारे इंप्रूव हो रहे हैं, नए मौके मिल रहे हैं, और इसका फ़ायदा सिर्फ इंडिविजुअल आम लोगों को ही नहीं, देशों को भी हो रहा है, देश मिलके काम कर सकते हैं। वन प्रॉब्लम इज़ दैट, और उसमें एक प्रॉब्लम ये है एट प्रेजेंट, फ़िलहाल इस समय, दीज अपॉर्चुनिटीज़ आर फार फ्रॉम इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। और प्रॉब्लम ये है कि ये जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो मौक़ों की बात कर रहे हैं हम, ये फार फ्रॉम इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड की बराबर पर बंटने से काफ़ी दूर हैं, मतलब बराबर बराबर मौके नहीं मिल रहे सभी को। हाउ कैन वी से, हम कैसे कह सकते हैं दैट हाफ ऑफ द ह्यूमन रेस, की आधी जो इंसान प्रजाति है, जो इंसान है दुनिया के आधे, विच हैज़ येट टू मेक और रिसीव ए टेलीफोन कॉल, तो जिन्होंने आज तक कभी ना तो फ़ोन कॉल रिसीव की है, ना किसी को फ़ोन किया है, जिनका एक्सेस नहीं है फ़ोन पे, लेट अलोन यूज़ ए कंप्यूटर, कंप्यूटर को तो चलो छोड़ ही दो, कंप्यूटर तो दूर की बात है, फ़ोन भी नहीं है जिनके पास, इज़ टेकिंग पार्ट इन ग्लोबलाइजेशन। हम कैसे कह सकते हैं कि ये जो आधी पॉपुलेशन है दुनिया की, ये लोग ग्लोबलाइजेशन में हिस्सा ले रहे हैं, वैश्वीकरण में हिस्सा ले रहे हैं, जबकि उन्होंने इवन वो कह रहे हैं कि फ़ोन भी एक्सेस नहीं किया, कंप्यूटर तो दूर की बात है। वी कैन नॉट, हम ऐसा नहीं कह सकते, विदाउट इंसल्टिंग देयर पॉवर्टी, उनकी गरीबी का मजाक उड़ाए बगैर, उन उसकी बेइज्जती किए बगैर हम ये नहीं कह सकते। तो कहेंगे कि हम दुनिया में ग्लोबलाइजेशन हो गई है पूरी तरह से, यदि ऐसा कहेंगे तो ये उन गरीबों के साथ मजाक ही होगा कि जिनके पास अभी भी कोई टेक्नोलॉजी का एक्सेस नहीं है। द ओवर आर्चिंग चैलेंज ऑफ आवर टाइम्स, और जो ओवर आर्चिंग वेरी डिफ़िकल्ट जो चैलेंज है, बहुत मुश्किल जो चुनौती है, इज़ टू मेक ग्लोबलाइजेशन मीन मोर देन बिगर मार्केट्स। वो चुनौती ये है कि ग्लोबलाइजेशन का जो मतलब है वो बिगर मार्केट की, दुनिया का जो व्यापार है उससे बढ़ के इसका मतलब होना चाहिए। सिर्फ एक मार्केट बिगर बन गई है, पूरी दुनिया में व्यापार का क्षेत्र बढ़ गया है, सो इससे बढ़ के बात होनी चाहिए। टू मेक ए सक्सेस ऑफ दिस ग्रेट अपहीवल, और ये जो ग्रेट अपहीवल है, जो इवेंट है, इसको सक्सेसफुल करने के लिए, सफल बनाने के लिए, वी मस्ट लर्न हाउ टू गवर्न बेटर। हमें ये सीखना पड़ेगा कि कैसे गवर्न बेटर करना है, सरकार बेटर तरीके से कैसे चलानी है, दुनिया में कैसे अच्छी व्यवस्था कैसी करनी है, एंड अबव ऑल, और सबसे ऊपर, हाउ टू गवर्न बेटर टुगेदर,
कि ज़्यादा बड़ी बात ये है कि अच्छी व्यवस्था तो करनी है, अच्छी तरह से सरकारें चलानी हैं, लेकिन टुगेदर मिलके ये काम कैसे करना है। व्हाट आर दीज ग्लोबल इश्यूज, और इसमें कौन से हैं ग्लोबल इश्यूज हैं। ग्लोबल इश्यूज कौन से हैं, इंटरनेशनल इश्यूज, अंतर्राष्ट्रीय जो मुद्दे हैं वो कौन से हैं। आई हैव ग्रुप्ड देम अंडर 3 हेडिंग्स, और मैंने 3 हेडिंग्स के नीचे इनको ग्रुप किया है। जो जितने भी मुद्दे हैं दुनिया के, इनको 3 कैटेगरी में बांटा है। ईच ऑफ विच आई रिलेट टू अ फंडामेंटल ह्यूमन फ्रीडम, और हर एक ये जो इसमें इशू है, मुद्दा है, उसको मैं एक फंडामेंटल बेसिक ह्यूमन फ्रीडम, इंसानी आज़ादी के साथ जोड़ के देखता हूँ। तो 3 वो कह रहे हैं कि अलग अलग तरह की आज़ादियाँ हैं, उससे ही सारे मुद्दे जुड़े हुए हैं। और ये कौन सी हैं, फ्रीडम फ्रॉम वांट, तो वांट कमी से फ्रीडम, ठीक है। फ्रीडम फ्रॉम फियर, डर से आज़ादी, एंड फ्रीडम ऑफ फ्यूचर जनरेशंस, और आने वाली जो जनरेशंस हैं, आने वाली हमारी पीढ़ियां हैं, उनकी आज़ादी टू सस्टेन देयर लाइव्स ऑन दिस प्लेनेट, कि वो अपनी ज़िंदगी को सस्टेन कर सकें, प्रॉपरली चला सकें इस प्लेनेट पे, इस धरती पे वो जी सकें अपना जीवन। आने वाली जो हमारी जनरेशंस हैं उसकी आज़ादी। सो 3 तरह की उन्होंने आज़ादी की बात की है, फ्रीडम की बात की है। वो कहते हैं कि दुनिया के सारे जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं, तो वो सारे यदि उसको इकट्ठा करें तो 3 तरह की फ्रीडम के अंडर, हेडिंग के अंडर वो आ जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेसन पूरा बेस्ड ही इस चीज़ के ऊपर है कि कौन कौन सी 3 फ्रीडम्स हैं, आज़ादियाँ हैं जिसकी उन्होंने बात की है। फ्रीडम फ्रॉम वांट, कि किसी कमी से आज़ादी, मतलब पॉवर्टी से, गरीबी से आज़ादी कह लो। फ्रीडम फ्रॉम फियर, डर से आज़ादी। और फ्रीडम ऑफ फ्यूचर जनरेशंस, आने वाली जो हमारी पीढ़ियां हैं, आने वाले जो लोग हैं, बच्चे हैं, उनकी आज़ादी टू सस्टेन देयर लाइव्स ऑन दिस प्लेनेट, कि वो अच्छे ढंग से इस धरती पे अपना जीवन जी सकें, अपना जीवन चला सकें, उसकी आज़ादी। फर्स्ट, फ्रीडम फ्रॉम वांट। पहले हम बात करेंगे फ्रीडम फ्रॉम वांट की, कमी से, गरीबी से आज़ादी। हाउ कैन वी कॉल ह्यूमन बींग्स फ्री, हम कैसे इंसानों को फ्री कह सकते हैं, आज़ाद कह सकते हैं, स्वतंत्र कह सकते हैं, एंड इक्वल इन डिग्निटी, और कह सकते हैं कि वो डिग्निटी में, रिस्पेक्ट में इक्वल हैं, बराबर हैं। वैन ओवर ए बिलियन ऑफ देम, जबकि उनमें से बिलियन से भी ज़्यादा जो लोग हैं, आर स्ट्रगलिंग टू सर्वाइव ऑन लेस देन $1 ए डे, वो संघर्ष कर रहे हैं, उनकी जो आमदन है $1 प्रतिदिन से भी कम है, तो उस पे वो जीने का संघर्ष कर रहे हैं, गरीबी रेखा से इतना नीचे हैं। विदाउट सेफ ड्रिंकिंग वाटर, जिनके पास सुरक्षित, अच्छा, साफ पीने का पानी भी नहीं है। एंड व्हेन हाफ ऑफ ऑल ह्यूमैनिटी लैक्स एडिक्वेट सैनिटेशन, और आधी जो इंसानियत है, आधे जो दुनिया के लोग हैं, उनके पास एडिक्वेट प्रॉपर सैनिटेशन भी नहीं है, साफ़ सफाई भी नहीं है। तो गंदे वातावरण में वो रह रहे हैं। सम ऑफ अस आर वरिंग अबाउट वेदर द स्टॉक मार्केट विल क्रैश, हमें से कई तो इस बात पे चिंतित हैं कि क्या कहीं स्टॉक मार्केट क्रैश तो नहीं हो जाएगी, जो स्टॉक बाज़ार है वो नीचे तो नहीं आ जाएगा। और स्ट्रगलिंग टू मास्टर आवर लेटेस्ट कंप्यूटर, या फिर हमारा जो लेटेस्ट नया हमने कोई कंप्यूटर लिया है उसको अच्छी तरह से कैसे चलाना है, उसमें संघर्ष कर रहे हैं, उसमें प्रॉब्लम आ रही है। वाइल मोर देन हाफ आवर फेलो मैन, जबकि हमारे में जो साथ के जो साथी हैं, हमारे दूसरे इंसान हैं, उनमें से आधे से ज़्यादा मैन एंड वेमेन, आदमी और औरतें, हैव मच मोर बेसिक वरीज, उनकी बिल्कुल बेसिक वरीज हैं, उनकी जो चिंताएं हैं बिल्कुल मूलभूत चिंताएं हैं, बड़ी सिंपल, जो छोटी छोटी जो बात हैं जो हमें लगती है उस वो वाली चिंताएं हैं। सच एज वेयर देयर चिल्ड्रंस नेक्स्ट मील इज़ कमिंग फ्रॉम, तो उनकी जो चिंता है, बेसिक जो मूलभूत चिंता है, वो ये है कि उनके बच्चों का अगला भोजन कहाँ से आएगा, क्या अगले उनके बच्चे नेक्स्ट टाइम भोजन कर पाएंगे भी या नहीं कर पाएंगे। तो ये कह रहे हैं, एक तरफ तो लोगों की समस्याएं ऐसी छोटी छोटी हैं कि हम कहते हैं कि हमें कंप्यूटर चलाने में थोड़ी दिक्कत आ रही है, या हम कह रहे हैं स्टॉक मार्केट तो क्रैश नहीं हो जाएगी, हमारी चिंताएं तो इस तरह की हैं। लेकिन दुनिया के आधे से ज़्यादा जो लोग हैं, जो बेचारे जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, उनको तो चिंता सिर्फ रोटी की है कि रोटी हमें मिलेगी या नहीं मिलेगी। द सेकेंड मेन हेडिंग इज़ फ्रीडम फ्रॉम फेयर, और दूसरा जो मेन हेडिंग है वो है फ्रीडम फ्रॉम फेयर। सो पहला था फ्रीडम फ्रॉम वांट, गरीबी से आज़ादी। दूसरा है फ्रीडम फ्रॉम फेयर, डर से आज़ादी। Wars between states are mercifully less,
और जो स्टेट्स के बीच में, कंट्रीज़ के बीच में, तो यहाँ पे जब भी स्टेट्स वर्ड आता है तो उसका मतलब स्टेट एक तो हमारा राज्य होता है, तो यहाँ पे लेकिन स्टेट जो वर्ड है वो कंट्री के लिए भी यूज़ किया जाता है, तो यहाँ पे कंट्री के लिए यूज़ किया गया है। सो वो कहते हैं कि वॉर बिटवीन स्टेट्स, देशों के बीच में जो युद्ध हैं, आर मर्सीफुली लेस, ये दया वाली बात है, अच्छी बात है कि वो काफ़ी कम हो गए हैं, अब युद्ध उतने नहीं हो रहे, लेस फ्रीक्वेंट, कम फ्रीक्वेंट हैं, कम हो रहे हैं पहले से, दैन दे यूज टू बी, सो जितना वो पहले होते थे उससे कंपैरेटिवली कम हो रहे हैं। बट इन द लास्ट डिकेड, लेकिन पिछले डिकेड में, पिछले दशक में, इंटरनल वार्स हैव क्लेम्ड मोर देन 5 मिलियन लाइव्स, कि जो इंटरनल वार्स हुई हैं, आंतरिक लड़ाइयाँ हुई हैं, गृह युद्ध हुए हैं जैसे, तो उन्होंने 5 मिलियन से ज़्यादा लोगों की ज़िंदगी ले ली है। 50 लाख से ज़्यादा लोग जो हैं, वो जो आप मतलब कोई देशों की आपस में लड़ाई नहीं हो रही, किसी देश के अंदरूनी जो उनकी लड़ाई है, देश के अंदर की जो लड़ाई है, उसमें ही इतने लोग मारे जा चुके हैं। एंड ड्रिवन मैनी टाइम्स दैट नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम देयर होम्स, और उससे भी कई गुना ज़्यादा जो लोग हैं वो बेघर हो गए हैं, अपने घर छोड़ के कहीं और जाने के लिए मजबूर हो गए हैं। तो जैसे हम देखते हैं कश्मीर से जो लोग हैं शरणार्थी बन के उनको जाना पड़ा, ऐसे अलग अलग स्टेट से, अलग अलग स्थानों से लोग जो हैं वो बेघर हो रहे हैं। मोर ओवर, और इससे भी बड़ी बात यह है कि वी स्टिल लिव अंडर द शैडो ऑफ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, कि हम अभी भी जो मास डिस्ट्रक्शन वाले जो वेपन्स हैं, जो जैसे बम, एटम बम है कह लो, न्यूक्लियर बम्स हैं, अभी भी उनकी परछाई के नीचे जी रहे हैं, अभी भी उनके डर के नीचे जी रहे हैं हम लोग। वी मस्ट डू मोर टू प्रिवेंट कॉन्फ्लिक्ट्स हैपनिंग एट ऑल, और हमें और ज़्यादा काम करना पड़ेगा टू प्रिवेंट कॉन्फ्लिक्ट्स को, इन लड़ाइयों को रोकने के लिए। मोस्ट कॉन्फ्लिक्ट्स हैपन इन पुअर कंट्रीज, ज़्यादातर जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, ये इस तरह के जो संघर्ष हैं, इस तरह की जो लड़ाइयाँ हैं, वो जो अंदरूनी जो लड़ाइयाँ हैं वो पुअर कंट्रीज़ में होती हैं, गरीब देशों में होती हैं, स्पेशली दोज, खासकर उनों में, विच आर बैडली गवर्नड, जहाँ पे बैडली गवर्नड है, जो सरकार है अच्छे तरीके से नहीं चल रही, और वेयर पावर एंड वेल्थ आर वेरी अनफेयरली डिस्ट्रीब्यूटेड, यहाँ पे जो पावर है, जो सत्ता है और जो दौलत है, वो अनफेयरली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब बराबर बराबर नहीं बटी हुई बिटवीन एथनिक और रिलीजियस ग्रुप्स। अलग अलग जो एथनिक और रिलीजियस ग्रुप्स हैं, जो रेशियल, जातीय और धार्मिक जो ग्रुप हैं, तो कई देश ऐसे हैं जिसमें खास धर्म के लोग बड़े अमीर हैं, दूसरे गरीब हैं, खास जाति के लोग अमीर हैं, कोई गरीब हैं, कई बहुत सारे देशों में इस तरह की व्यवस्था है। सो द बेस्ट वे टू प्रिवेंट कॉन्फ्लिक्ट, सो सबसे जो अच्छा तरीका है कॉन्फ्लिक्ट को प्रिवेंट करने का, इन संघर्षों को रोकने का, इज़ टू प्रमोट पॉलिटिकल अरेंजमेंट्स, वो ये है कि हम पॉलिटिकल अरेंजमेंट्स प्रमोट करें, इस तरह के राजनीतिक व्यवस्थाएं करें, इन विच ऑल ग्रुप्स आर फेयरली रिप्रेजेंटेड, सो जिसमें सारे जो ग्रुप्स हैं वो फेयरली रिप्रेजेंटेड हों, मतलब हर जाति, हर धर्म के लोगों को प्रतिनिधित्व मिले, उनको मौका मिले सरकार में शामिल होने का, कंबाइंड विद ह्यूमन राइट्स, और साथ में जो ह्यूमन राइट्स हैं, सो मानवाधिकार हैं, वो भी साथ में हो, माइनॉरिटी राइट्स, और जो माइनॉरिटी राइट्स हैं, कम जनसंख्या वाले जो ग्रुप हैं उनके जो राइट्स हैं, उनके हक हैं, एंड ब्रॉड बेस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और एक बड़े आधार वाली आर्थिक उन्नति, तरक्की जो है वो भी होनी चाहिए। द थर्ड फंडामेंटल फ्रीडम इज़ वन दैट इज़ नॉट क्लियरली आइडेंटिफाइड, और जो तीसरी फंडामेंटल फ्रीडम है, तीसरी मूलभूत जो आज़ादी है, वो क्लियरली आइडेंटिफाइड, वो कहते नहीं है, वो क्लियरली बताई नहीं गई इन द यूनाइटेड नेशंस चार्टर, यूनाइटेड नेशन का जो चार्टर है, यूनाइटेड नेशन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, सो उसमें क्लियरली नहीं बताई गई, बिकॉज इन 1945, क्योंकि 1945 में जब यूनाइटेड नेशन चार्टर लिखा गया था, आवर फाउंडर्स, जो हमारे फाउंडर्स थे, संस्थापक थे, कुड स्केयर्सली इमेजिन, वो स्केयर्सली, हार्डली, मुश्किल से ये सोच सकते थे, वो सोच नहीं पा सकते थे, दैट इट वुड एवर बी थ्रेटन्ड, कि ये जो तीसरी आज़ादी की मैं बात करने जा रहा हूँ, कि ये कभी खतरे में पड़ेगी, तो संस्थापकों ने सोचा ही नहीं था इसके बारे में, इसलिए उन्होंने अपने यूनाइटेड नेशन के चार्टर में, कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में कुछ लिखा ही नहीं। आई मीन, मेरा मतलब है द फ्रीडम ऑफ फ्यूचर जनरेशंस टू सस्टेन देयर लाइव्स ऑन दिस प्लेनेट, और ये कौन सी आज़ादी है, जो फ्यूचर जनरेशंस हैं, आने वाली हमारी पीढ़ियाँ हैं,
कि उनकी आज़ादी कि वो अपनी लाइव्स को, ज़िंदगी को सस्टेन कर पा सकें, चला सकें, अच्छी तरह से जी सकें ऑन दिस प्लैनेट, इस धरती के ऊपर। ठीक है, सो ये थर्ड फ्रीडम की बात की है। पहले फर्स्ट फ्रीडम थी फ्रीडम फ्रॉम वांट, गरीबी से आज़ादी। दूसरी थी फ्रीडम फ्रॉम फेयर, डर से आज़ादी। और तीसरी जो फ्रीडम है वो ये है कि आने वाली जो जनरेशन्स हैं, हमारी आने वाली पीढ़ियाँ, आने वाले जो लोग हैं, उनकी आज़ादी की वो इस धरती पे सही ढंग से अपना जीवन जो है वो चला सकें। सो फ्यूचर फ्रीडम ऑफ फ्यूचर जनरेशन्स टू सस्टेन देयर लाइव्स ऑन दिस प्लैनेट। इवन नाउ, और अभी भी मैनी ऑफ अस हैव नॉट अंडरस्टूड, बहुत सारे जो हम में से लोग हैं उन्होंने ये समझा नहीं है हाउ सीरियसली दैट फ्रीडम इज़ थ्रेटन्ड। ये जो फ्रीडम है वो कैसे सीरियसली, गंभीरता से खतरे में है। ये जो आज़ादी है कैसे खतरे में है। इफ़ आई कुड सम इट अप इन वन सेंटेंस, यदि मैं इस पूरी बात को एक सेंटेंस में मैंने कहना हो, आई शुड से, मैं कहूँगा, वी आर प्लंडरिंग आवर चिल्ड्रंस हेरिटेज, कि हम अपने बच्चों की हेरिटेज को, उनकी विरासत को प्लंडर कर रहे हैं, लूट रहे हैं, टू पे फॉर आवर प्रेजेंट अनसस्टेनेबल प्रैक्टिसेस। जो हमारी जो प्रेजेंट अभी अनसस्टेनेबल, जो कि चलाई नहीं जा सकती, जो कि ठीक नहीं है, इस तरह की प्रैक्टिसेस, इस तरह के प्रचलन हम कर रहे हैं, इस तरह के काम हम कर रहे हैं आज की तारीख में, इस समय, कि जो भी हम काम कर रहे हैं, जो खिलवाड़ कर रहे हैं वातावरण के साथ, तो उसमें वो कह रहे हैं कि हम प्लंडर कर रहे हैं, लूट रहे हैं, अपने आने वाले, अपने बच्चों की जो विरासत है उसको लूट रहे हैं, उनके लिए कुछ छोड़ के नहीं जा रहे, सारा कुछ अभी खर्च कर रहे हैं अपने इन्वायरमेंट का। वी मस्ट प्रिजर्व आवर फॉरेस्ट्स। सो हमें अपने जो फॉरेस्ट हैं, जंगल हैं, फिशरीज़ हैं, so पानी में जो मेरीन लाइफ है, एंड द डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग स्पीसीज, और जो विविधता है अलग अलग लिविंग स्पीसीज़ की, लिविंग स्पीसीज़ अलग अलग जो प्रजातियां हैं, जो जानवर हैं, पेड़ पौधे हैं, उन सब की प्रजातियां, इन सब को हमें प्रिजर्व करना होगा, संभालना होगा। ऑल ऑफ विच आर क्लोज टू कोलैप्सिंग, ये सारी चीज़ें कोलैप्स होने के बिल्कुल किनारे पे है, गिरने के, ढहने के, ख़त्म होने के किनारे पे है, अंडर द प्रेशर ऑफ ह्यूमन कंजप्शन। और जो ह्यूमन कंजप्शन है, जिस तरह से हम कंज्यूम कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं इंसान, उसके दबाव के नीचे ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। एंड डिस्ट्रक्शन, और जो हम डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तबाही कर रहे हैं, तो उससे ये सब ख़त्म हो जाएगा। इन शॉर्ट, और थोड़े शब्दों में कहूँ तो वी नीड ए न्यू एथिक ऑफ स्टीवर्डशिप। ये नया एथिक, एक नया नैतिकता हमारे अंदर हो स्टीवर्डशिप की। स्टीवर्डशिप मतलब किसी और की चीज़ को संभाल के रखना। सो मालिक नहीं बने, ट्रस्टी बने, स्टीवर्ड्स बने, कि ये सोच के चलें कि ये जो हम सारी, ये जो धरती है उसकी हम स्टीवर्ड्स हैं, उसका सिर्फ रखवाले हैं, किसी की अमानत को संभाल के रख रहे हैं, ये विचार आना चाहिए। वी नीड ए मच बेटर इन्फॉर्म्ड पब्लिक, और हमें ज़्यादा बेटर इन्फॉर्म्ड पब्लिक चाहिए, जो आम लोग हैं, आम जनता है, जिसको ज़्यादा ज्ञान हो। एंड वी नीड टू टेक एनवायरमेंटल कॉस्ट्स एंड बेनिफिट्स, और जो पर्यावरण से जुड़े हुए जो कॉस्ट हैं और बेनिफिट हैं, उसका खर्चा क्या है और फ़ायदे क्या हैं, फुली इस सब बातों को इनटू अकाउंट उनका ख्याल रखना पड़ेगा इन आवर इकोनॉमिक पॉलिसी डिसीजंस। जो हमारे आर्थिक जो पॉलिसी के डिसीजंस हैं, जो फैसले हैं, तो उनमें इन सारी बातों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। वी नीड रेगुलेशंस एंड इंसेंटिव्स। सो उसमें रेगुलेशंस भी होने चाहिए, रूल्स भी होने चाहिए, और इंसेंटिव्स, बेनिफिट्स भी होने चाहिए, फ़ायदे भी, टू डिस्करेज पोल्यूशन, पोल्यूशन को डिस्करेज करने के लिए, निरुत्साहित करने के लिए प्रदूषण को, एंड ओवर कंजप्शन ऑफ नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। और जो नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, जो दोबारा रिन्यू नहीं किए जा सकते, दोबारा पैदा नहीं किए जा सकते, ऐसे जो रिसोर्सेज हैं, साधन हैं, उनकी ओवर कंजप्शन ना हो, ज़रूरत से ज़्यादा वो इस्तेमाल ना हो, जैसे पेट्रोल हो गया और चीज़ें हो गई। एंड टू इनकरेज एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस, और जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस हैं, पर्यावरण के अनुकूल जो प्रचलन है, इस तरह की बातें हम इनकरेज करें, उसको प्रोत्साहन दें कि अच्छा पर्यावरण को संभाल के रखें। एंड वी नीड मोर एक्यूरेट साइंटिफिक डाटा, और हमें और ज़्यादा एक्यूरेट, करेक्ट, सही साइंटिफिक डाटा चाहिए, वैज्ञानिक आंकड़े चाहिए, एग्जैक्टली हमें पता हो कि क्या क्या ज़रूरत है, कितने रिसोर्सेज मान लो अवेलेबल हैं, कितनी तेज़ी से ख़त्म हो रहे हैं। सो ये सारी, ये जो ज्ञान है, सारी नॉलेज जो है, सारा जो डाटा है, वो हमारे पास होना चाहिए।
एबव ऑल, और सबसे भी ऊपर, वी नीड टू रिमेंबर, हमें याद रखना होगा द ओल्ड अफ्रीकन विजडम। तो जो पुरानी अफ्रीकन विजडम है, सो जो बुद्धिमता की बात अफ्रीका में जो की जाती थी, विच आई लर्नड एज ए चाइल्ड, जो मैंने छोटे होते बचपन में सीखी थी, दैट द अर्थ इज़ नॉट आवर्स। और ये जो कहावत है वो कहते हैं अफ्रीका में अक्सर कही जाती है, तो मैंने बचपन में ये सुनी थी, सीखी थी कि दैट द अर्थ इज़ नॉट आवर्स, ये जो धरती है ये हमारी नहीं है। तो ये जो टाइटल है लेसन का वो यही है, द अर्थ इज़ नॉट आवर्स, ये धरती हमारी नहीं है, हम मालिक नहीं हैं इस धरती के। इट इज़ ए ट्रेजर, ये एक ट्रेजर है, खजाना है, वी होल्ड इन ट्रस्ट, जिसका कि हम पे हमारा फ़र्ज़ है इसको संभालना, हम फॉर आवर डिसेंडेंट्स, हमारे डिसेंडेंट्स के लिए, हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए, अपने बच्चों और उनके आगे बच्चों के लिए। सो हमें इसको एक, हम वही ट्रस्टी की तरह हैं, हम संरक्षक की तरह ही हैं, सो हम मालिक नहीं हैं। सो ये जो धरती है एक ख़जाना है, जिसका हमने इसका उपयोग नहीं करना है, इस ख़जाने को लूटना नहीं है, इस ख़जाने को संभाल के रखना है अपने आने वाली जनरेशन्स के लिए। दोज आर द प्रॉब्लम्स एंड टास्क्स, और ये प्रॉब्लम्स और टास्क हैं, ये समस्याएं और काम हैं, विच इफ अफेक्ट द एवरीडे लाइव्स ऑफ आवर पीपल्स, जो कि हमारे लोगों की जो एवरीडे लाइव्स हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, उसको प्रभावित करते हैं। इट इज़ ऑन हाउ वी हैंडल दैम, और ये इस पर डिपेंड करता है कि हम ये जो रोज़मर्रा के जो भी हम डेली काम करते हैं, रोज़ की जो समस्याएं हैं, इनको हैंडल कैसे करते हैं, या इनको कैसे हल करते हैं, दैट द यूटिलिटी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस विल बी जज्ड। और इसी से जो यूनाइटेड नेशंस की जो यूटिलिटी है, उसका क्या फ़ायदा है, उसकी क्या भूमिका है, वो इसी से जज होगी, इसी से पहचानी जाएगी। इफ़ वी लूज़ साइट ऑफ दैट पॉइंट, और यदि हमने इस पॉइंट को नज़रअंदाज कर दिया, सो हमने एनवायरनमेंट की ओर ध्यान नहीं दिया, जैसे कि द यूनाइटेड नेशंस विल हैव लिटल और नो रोल टू प्ले। सो यूनाइटेड नेशन का फिर लिटल, बहुत कम, या नो रोल, बिल्कुल ही ना के बराबर रोल होगा टू प्ले इन द 21st सेंचुरी। इस 21वीं सदी में वो कहता है यूनाइटेड नेशंस का काम ही ख़त्म हो जाएगा, कोई रोल ही नहीं रहेगा, यदि हमने इन बातों का ध्यान नहीं रखा, जिन बातों के बारे में अभी हमने बात की है। लेट अस नेवर फॉरगेट, ये हम कभी ना भूलें, दैट आवर ऑर्गेनाइजेशन की जो हमारी संस्था है, बस फाउंडेड इन द नेम ऑफ वी द पीपल्स। हमारी संस्था का आधार ही ये था, इसी बात के ऊपर बनी थी, वी द पीपल्स की, हम लोग। तो हम लोग मतलब पूरी दुनिया के लोग, पूरी दुनिया के लोग मिलके कोई काम करेंगे, यही इसका आधारभूत बेस था। वी आर एट द सर्विस ऑफ द वर्ल्ड्स पीपल्स, हम दुनिया के लोगों की सेवा के लिए बैठे हैं, एंड वी मस्ट लिसन टू दैम, हमें उनकी बात ज़रूर सुननी चाहिए। दे आर टेलिंग अस, वो हमें ये बता रहे हैं, दैट आवर पास्ट अचीवमेंट्स आर नॉट इनफ, कि हमारी जो बीती हुई अचीवमेंट्स हैं, जो पुरानी उपलब्धियां हैं, वो काफ़ी नहीं हैं। दे आर टेलिंग अस, वो हमें ये बता रहे हैं, वी मस्ट डू मोर, कि हमें और कुछ करना चाहिए, एंड डू इट बेटर, और भी चीज़ें करनी चाहिए और बेटर करनी चाहिए, अच्छे तरीके से करनी चाहिए। तो ये हमें वो बता रहे हैं। सो रिटन बाय, स्पोकन बाय कोफी अन्नान। सो कोफी अन्नान, जो कि 2000 ईयर में, सो कोफी अन्नान जो कि यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल थे, सो उन्होंने स्पीच दी थी। तो 2000 साल जब पूरे हुए 2000 में, उन्होंने ये स्पीच दी थी, और उन्होंने बताया था कि मिलेनियम की बात हो रही है, काफ़ी चर्चा है कि 1000 साल पूरे हो गए हैं, 2000 साल पूरे हो गए हैं। तो लेकिन उन्होंने कहा कि इस मौके पे जो इम्पोर्टेंट बातें जो हमने कुछ देखनी है, यूनाइटेड नेशंस ने देखनी है, उसके बारे में उन्होंने बात की है। 3 फ्रीडम्स की उन्होंने बात की है, फ्रीडम फ्रॉम वांट, फ्रीडम फ्रॉम फेयर, एंड फ्रीडम ऑफ आवर फ्यूचर जनरेशंस टू सस्टेन देयर लाइव्स ऑन दिस प्लेनेट। और तीनों, पहली तो यही है कि गरीबी से आज़ादी, दूसरी डर से आज़ादी, और तीसरी है कि आने वाली जो जनरेशन्स हैं उनकी आज़ादी, की वो धरती पे, इस अर्थ पे अच्छी तरीके से अपनी जीवन जी सकें। और तीसरे पे सबसे ज़्यादा स्ट्रेस उन्होंने दिया है, हालांकि उन्होंने कहा पहली दो तो यूनाइटेड नेशन में मेंशन की हुई हैं, तीसरी नहीं की गई यूनाइटेड नेशन के चार्टर में, क्योंकि तब लोगों ने सोचा ही नहीं था कि धरती खतरे पे पड़ सकती है, कि धरती पे जीवन जो है वो मुश्किल हो सकता है। लेकिन जिस तरीके से हम धरती के रिसोर्सेज को, साधनों को लूट रहे हैं, हम गलत तरीके से पेट्रोल को यूज़ कर रहे हैं, या और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ कर रहे हैं, और धरती को फॉरेस्ट्स काट रहे हैं, जंगल काट रहे हैं। सो इस तरीके से हम लूट रहे हैं धरती को, धरती के रिसोर्सेज को, और वो कह रहे हैं कि हम अपने आने वाली जो पीढ़ियां हैं
उनकी विरासत जो है वो हमसे छीन रहे हैं। सो ये हमारा फ़र्ज़ बन जाता है कि हम मालिक बन के ना रहें इस धरती के ऊपर। सो हम स्टीवर्ड्स बन के रहें, हम गार्डियंस बन के रहें और संरक्षक बन के रहें। यदि इस तरीके से हम रहेंगे कि किसी की अमानत को हमने संभाला हुआ है, तो उस ढंग से यदि हम रहेंगे तो तभी ये जो है धरती सेफ़ रह पाएगी, तभी जो है आने वाली जनरेशन सेफ़ रह पाएंगी। सो ये उन्होंने एड्रेस किया है। So I hope the lesson is clear to you. So we'll do the questions in the next video. Okay, thank you. We'll meet again. Goodbye.